हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं और फिर यूपी ट्रिपल सी एग्जाम असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर्स के एक नए सैंपल पेपर के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। मुझे लगता था कि मैं 4 ही 5 सैंपल पेपर बना पाऊंगा, लेकिन आपका जो कमेंट्स आ रहा है ना, वो कमेंट्स मुझे बहुत एक्साइटेड कर रहा है और उस कमेंट से मुझे लगता है कि अगर एग्जाम कुछ और आगे होता तो मैं बहुत से सैंपल पेपर इसमें डालता। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, अप्रिशिएट करो, क्वेश्चंस को पसंद कर रहे हो, टीचिंग मैथोलॉजी को आप पसंद कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एग्जामिनेशन के पहले मैं कोशिश करूंगा कि पर डे कुछ ना कुछ जरूर इस एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करूंगा। आइए एक बार फिर हम लोग इस समय आपके ये सैंपल पेपर 7 पे हैं, ठीक है। आइए 7 पे काम करते हैं। ये देखिए सैंपल पेपर 7 है हम लोग का, ठीक है। जो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर क्या है बेस्ड है, उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आई क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच टेंडर मेथड्स हेल्प्स इन इनवाइटिंग कोटेशंस फ्रॉम मैनी पार्टीज बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन प्रेस इज फॉलोड व्हेन परचेज इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल क्वांटिटी एंड वैल्यू। इसमें आपका ये ओपन क्या होगा, ओपन होगा। आई ये सारे क्वेश्चन आपके जो 5 जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर्स के एग्जाम्स में, तो यहां मेंशन नहीं हुआ है तो उसको समझ जाएगा। 1 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम्स के हैं आपके। आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल एरर्स ऑफ लास्ट ईयर्स द बैलेंस ऑफ पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स इज ट्रांसफर टू। जो हम लोग एरर्स की बात करते हैं ना, जब एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं और जो एरर्स पीएल एडजस्टमेंट्स अकाउंट में जाता है, जो उसका बैलेंस आता है वो हमारे कैपिटल्स को अफेक्ट करता है, यानी वो किस अकाउंट्स को जाता है, कैपिटल में। वैसे भी आप देखो ना, ट्रेडिंग के बाद पीएल बनता है, पीएल के बाद हमारा बैलेंस शीट बनता है, और जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है ना, उसको ले जाके हम कैपिटल में ऐड और लेस करते हैं। जब नेट प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में जोड़ देते हैं और नेट लॉस होता है तो कैपिटल से करते हैं। उसी तरह जो एरर्स होते हैं ना, उन एरर्स से हमारे प्रॉफिट लॉस अफेक्ट्स होते हैं, तो जो अफेक्ट्स होते हैं उनसे हमारा कैपिटल घट सकता है और बढ़ सकता है। वही चीज यहां पूछा हुआ है। When goods are sold with guarantee for free maintenance or service for stipulated period, charge for free maintenance amounts may be credited to a separate accounts called dash dash। ये टॉपिक जानते हैं कहां पे हम लोग हैं हायर परचेज सिस्टम। जब एक परचेजर हायर परचेज सिस्टम पे अपने बिजनेस के लिए उधार एसेट्स खरीदता है और उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स वाइज करता है, तो एक क्वेश्चन उठता है कि उस एसेट्स का मेंटेनेंस कैसे होगा, उस एसेट्स का इंश्योरेंस क्या होगा। चाहिए तो आपका परचेजर उसका इंश्योरेंस कराए, उसका मेंटेनेंस करे, लेकिन कभी कभी परचेजर इन चीजों को इग्नोर कर देता है, तब वेंडर अपने पास से इंश्योरेंस कराता है। और क्वेश्चन ये है कि उसका मेंटेनेंस का भी जिम्मा होना चाहिए, क्योंकि एसेट्स को अगर हम यूज करते जाए मेंटेनेंस ना करें तो एसेट्स कबाड़ हो जाएगा और वो कबाड़ के रूप में बिक जाएगा। तो एसेट्स का इंश्योरेंस हर साल होना चाहिए और एसेट्स का मेंटेनेंस होना चाहिए। इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन सा अकाउंट खुला जाता है, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। और इसमें वेंडर क्या करता है, जो प्रॉफिट्स कमाया होता है गुड्स को बेच के परचेजर से, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट्स मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट्स में ले आता है और उस मेंटेनेंस सस्पेंस से जो ईयरली मेंटेनेंस और रिपेयर खर्चे होते हैं उसको कवर करता है। तो ये अकाउंट्स यहां पे आएगा, ठीक है। अंडर डबल अकाउंट सिस्टम द कंपनी शैल एप्रोप्रिएट to contingency reserve from revenues of each year of accounts a sum not less than 1/4% and not more than 1/2% of original cost of fixed assets until it amounts to 5%। कितना परसेंट होगा यहाँ पे, 5%, ठीक है। ये 5% of the original cost of fixed assets। आई dash dash is one of the most effective hardware controls which makes possible timely detections of errors। ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है और यहां आएगा पैरिटी बिट्स करके, ठीक है। द अमाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स इज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट और अदर अमाउंट्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस एस्टिमेटेड वैल्यू। यहां पे रेसिडुअल वैल्यू आएगा। क्या आएगा, जब आप डेप्रिसिएशन में होते हो तो डेप्रिसिएशन में बहुत से मेथड्स में आपको बता दूं, जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो रेट्स दिया होता है तो हम रेट्स को अप्लाई कर देते हैं, या तो एसेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट पे, अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो,
और अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो जो उसका प्रीवियस ईयर का एसेट्स की वैल्यू है उस पर जो डेप्रिसिएशन कटा है उसके बाद जो वैल्यू बचा है उस पर अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लेकिन पता है डेप्रिसिएशन एक रेट से लग गया और दूसरा एक डेप्रिसिएशन उसके लाइफ ऑफ एसेट्स पे होता है। जब लाइफ ऑफ एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये कॉस्ट ले लेते हैं एसेट्स का, कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है और माइनस उसका स्क्रैप वैल्यू होता है। क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है, और अपॉन लाइफ ऑफ एसेट्स होता है, लाइफ ऑफ एसेट्स होता है। ठीक है, तो जो स्क्रैप वैल्यू है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां रेसिडुअल वैल्यू आएगी यहां पे। ठीक है, वेयर बिल्डिंग प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रिपेयर्ड, रिन्यूड, रिकंस्ट्रक्शन विथ बोरोड कैपिटल, द मैक्सिमम लिमिट्स फॉर डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट सैलरी। सुनिए, यहां हम लोग इनकम टैक्स में हैं। कहां हैं हम लोग, इनकम टैक्स में। यहां क्या है, हम हैं इनकम टैक्स में हेड्स नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 22 से 27 पे कवर करता है। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है, मकान, रेसिडेंशियल हाउस को किराए पे उठाने या उसके साथ लगी जमीन से मिलने वाला किराया जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाती है। जनरली आज की एज में जमीन खरीदना, मकान बनाना बहुत इजी टास्क नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है और पैसे न होने के नाते लोग हाउस लोन लेते हैं और हाउस लोन लेके वो मकान खरीदते हैं, जमीन खरीदते मकान बनवाते हैं, इवन मकान रिपेयर भी कराते हैं, इवन मकान का रिकंस्ट्रक्शन भी कराते हैं और रिनोवेशन भी कराते हैं। अगर आपने मकान के किसी पर्पस के लोन लिया, मकान खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, रिपेयर्स के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है ना, और रिन्यूअल के लिए, तो उस केस में जो आप लोन लोगे उस पर ब्याज बनेगा। क्या उस ब्याज की छूट इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी से मिलेगी? अंडर सेक्शन मैं बात करूं तो 24 सेक्शन 24 में डिडक्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एनुअल वैल्यू का 1/3 और इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मकान किराए पे उठा है तब तो जितना भी इंटरेस्ट है वो अलाउड होगा, बस ड्यू हो, पेड किया हो या ना कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मकान सेल्फ रहने का है तो उस केस में छूट की लिमिट है, कुछ केस में 30,000 और कुछ केस में 2 लाख से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। कब 2 लाख की छूट मिलेगी? जब मकान को आपने खरीदने या बनवाने के लिए लोन लिया हो और लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया हो। कब 2 लाख की मैक्सिमम छूट मिलेगी? पहला केस, लोन मकान खरीदने या मकान बनवाने के लिए एक कंडीशन, और लोन अप्रैल 1, 99 के बाद लिया गया हो तो 2 लाख की मैक्सिमम छूट मिलेगी। अदरवाइज अगर आपने मकान रिपेयर के लोन लिया है तो 30,000। तो पूछ रहा इन पांचों के लिए 30,000 से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। आई ऑन द कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन द गुड्स रिसीविंग क्लर्क शुड इंटर डिटेल्स ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इन स्टोर डैश डैश डैश, ये गुड्स रिसीव हो जाएगा। अप्रैल 1979 विच मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, इसका जो आंसर आयोग ने दिया है वो आंसर उन्होंने स्ट्रेट लाइन दिया है, ठीक है। लेकिन जहां तक हमको लगता है कि इसका बेस्ट ऑप्शन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा। क्या होगा? यानी कि 1979 में जितने डबल अकाउंट सिस्टम है उसमें डेप्रिसिएशंस के लिए सबसे कह सकते हो कि जो मेथड एडॉप्ट किया गया है वो डीबीएम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। आई डैश 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 बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी कि कौन सा है ये? सेल्स बजट है। सेल्स बजट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 में प्रेसिडेंट क्या करता है? CNAG को अपॉइंट करता है। Under which system the buyer acquires the possessions of goods immediately and agrees to pay the total hire purchase price in installment. Each installment is treated as a hire charge until the payments of last installments when ownership of goods possesses from the seller to buyers. Hire purchase system में क्या है? जब आप hire purchase system को एसेट्स खरीदते हैं तो आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाइज करते हैं, लेकिन एसेट्स आप खरीद के ले आए, यूज कर रहे हैं, बट यू आर द नॉट ओनर ऑफ दैट एसेट्स। क्यों? आप ओनर तब होंगे जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट कर देंगे। तो कह रहा है कि कब ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी? जब
लास्ट इंस्टॉलमेंट। वो कौन सा मेथड है? वो पेमेंट हायर परचेस सिस्टम, एचपीएस। कौन सा मेथड है? एचपीएस। और यहीं पे अगर हम बात करें कि आईपीएस, आईपीएस क्या है? जहां एसेट्स जब आप एग्रीमेंट करेंगे ना, उसी समय आपको ओनरशिप मिल जाएगी। और आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं तो वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस सू करेगा, केस फाइल करेगा, बट एसेट्स वापस देने का अधिकार नहीं है। बट हायर परचेस सिस्टम में अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो वेंडर आपसे एसेट्स वापस ले लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अंडर विच मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। तो कौन सा मेथड? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल एक में रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता, अमाउंट सेम रहता है। डैश डैश डिस्क्राइब बाय द डेफिनिट रिलेशनशिप बिटवीन सुपर ग्रुप एंड सब ग्रुप। ठीक है ना, ये आपका ग्रुप कोडिंग नहीं, ये लास्ट होगा आपका हेरिटेरी ऑफ अकाउंट्स, ये आ जाएगा। विच कार्ड मेक्स रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड इश्यू ऑफ मटेरियल एंड केप्ट फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर। ये बिन कार्ड। कौन सा? बिन कार्ड। अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज, अब यहां से क्वेश्चन में 16 से जनरल क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से 15 वो क्वेश्चन थे जो ऑडिटर्स के एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए थे। आइए, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज, क्या मतलब है यहां पे अकाउंटिंग का? मॉडर्न एज में अकाउंटिंग मतलब क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सही है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी सही है, सोर्स ऑफ बिजनेस सही है, सब हो जाएगा। यानी ये सब अकाउंटिंग आज के मॉडर्न एज में माना जाता है। इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स, दो अकाउंट्स को फिट करते हैं, टू अकाउंट्स ऑफ सेम टाइम। ठीक है, आइए नेटवर्थ, नेटवर्थ तो कैपिटल, जो आप पढ़े हो ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्या पढ़े हो आप? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये पढ़े हो ना आप? तो इसमें नेटवर्थ मींस क्या है? आप क्या करो, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी लेस कर दो, यही होगा आपका नेटवर्थ का मतलब, ही हो गया। इफ गुड्स वर्थ 10,000 are sold on basis of sale and approval, the adjustments of this transaction on the date of accounting is done। क्या है पढ़ाया मैं आपको, फिर से बताता हूं। जब मार्केट में कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन होता है, जब पे गुड्स नहीं बिकते हैं, कस्टमर्स आके वापस जाते हैं, गुड्स नहीं लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो आप कस्टमर को कन्विंस करते हो, अरे ले जाओ, ले तो जाओ, नहीं सुनेगा तो वापस कर देना। आप ऐसे बहुत से गुड्स बेचते हो जो इस कंडीशन पे होता है, गुड्स रखो और नहीं सुनेगा तो आप खरीदना, इसको कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो उस केस में एक पर्टिकुलर डेट तक आपके उनके इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि वो गुड्स रखें कि नहीं रखेंगे। तो पूछ रहा है कि इस केस में अकाउंटिंग इफेक्ट्स होगा वो सेल्स से पड़ेगा, जितना वो नहीं मानेंगे वो सेल्स रिटर्न मान लिया जाएगा और सेल्स से घटेगा, और जितना सेल्स रिटर्न मानेंगे उतना गुड्स वापस आएगा, स्टॉक क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। और जितना गुड्स वापस आएगा उतना पैसा भी नहीं मिलेगा, डेटर्स पहले से क्या हो, कम हो जाएंगे, यानी ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जो बिजनेस को और बिजनेसमैन को सेपरेट करता है, वो कहां कहां अप्लाई होता है? सोल प्रॉपर्टीज में अप्लाई होता है, पार्टनरशिप में भी, कंपनी में, यानी ये ऑल फील्ड्स में अप्लाई होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का फंक्शन होता है कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, है ना, है, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस है, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, ये तो नहीं लग रहा है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये तीसरा अकाउंटिंग का आपका फंक्शन नहीं है। अंडर डेटा सिस्टम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, डेटा सिस्टम में फिक्स एसेट्स को ब्रांच अकाउंट्स में कहीं नहीं दिखाया जाता है। तो एक तरफ उसका ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का और एक तरफ उसका क्लोजिंग बैलेंस। मान लीजिए कि प्लांट मशीनरी है, 1 अप्रैल को वैल्यू 1 लाख और 31 मार्च अगले साल को वैल्यू 90,000, तो डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में 90,000, तो 10,000 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड तो हो गया। अगर आप 10,000 रिकॉर्ड करोगे तब भी इफेक्ट बुक्स को ही पड़ेगा। और तो हम क्या करते हैं कि इस डेटा मेथड क्या करते हैं हम लोग कि डेबिट्स, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट्स का ओपनिंग वैल्यू और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन को बुक्स में ले लेता है, यानी नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट, यानी हम डेप्रिसिएशन को अलग से शो नहीं करते। Which one of these is true about a bank reconciliation statement? It is a part of memorandum statement, नहीं, it is a part of cash book, हाँ ये तो लग रहा है, it is a part of ledger, नहीं, it is a part of bank document, no, it is a part of cash book। तो cash book से ही पासबुक को मैच कराया जाता है। Which one of these is not a cause of difference in balance as per passbook? यानी इसमें तो कौन सा ऐसा
टॉपिक है जो कैशबुक और पासबुक के डिफरेंस से रिलेटेड नहीं है। एरर्स इन कैशबुक होगा तो मैच नहीं करेगा, डिफरेंस है। एरर्स इन तब भी होगा। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर, नहीं भाई, चेक डिपॉजिट क्लियर हो गया। अब ये दोनों जगह आ गया, कैशबुक में भी आ गया, पासबुक में आ गया, और वही ट्रांजेक्शन कॉजेस बनेंगे जो या तो कैशबुक में है तो पासबुक में नहीं, या पासबुक में है तो कैशबुक। ये दोनों जगह आ गया। चेक इशूड बट नॉट, ये भी। तो इनमें से ये ऐसा एक स्टेटमेंट है जो जिससे कोई डिफरेंस नहीं आया कैशबुक और पासबुक में। अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग इज ऑल। अकाउंटिंग में दो सिस्टम है, बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग के दो सिस्टम हैं, अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम। अक्रूवल को ही हम मर्चेंडाइज सिस्टम कहते हैं। खोजिए क्या कह रहा है अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग, क्या कहता है? ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर में जितने खर्चे हुए हैं, ड्यू हो गए हैं, वो सबको दिखाइए, पेड हो या ना हो। जितने इनकम्स हैं फाइनेंशियल कमा लिए हैं, मिला हो या ना, पूरा दिखाइए। सेल्स पूरे साल दिखाइए, पैसा मिला हो या नहीं। परचेज जितना किए हैं पूरा दिखाइए, पेमेंट हुआ हो या नहीं। यह है अक्रूवल सिस्टम, और इसी को मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आइए। मैनेजर्स कमीशन इज गिवन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर गिविंग कमीशन टू हिम इफ द प्रॉफिट बिफोर गिविंग कमीशन इज 1,54,000 देन पेबल कमीशन। सुनिए, मैनेजर्स कमीशन जो निकालते हो आप ना, हम उसकी बात करते हैं। मैनेजर्स कमीशन की बात करते हैं। कैसे निकालते हैं? हम प्रॉफिट ले लेंगे इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन ले लेंगे अपॉन 100 अपॉन। अब यहां पे क्या, एक ऑप्शन 100 है या एक ऑप्शन 100 प्लस रेट है? 100 प्लस रेट है। देख रहे हो, ये दो ऑप्शन है। ये तब यूज करते हैं बिफोर चार्जिंग पे, बिफोर पे, और ये करते हैं आफ्टर पे। क्वेश्चन में क्या दिया पढ़िए, कह रहा है कि बिफोर प्रॉफिट दिया है और निकालना है आफ्टर। आफ्टर पे निकालिए, कितना दिया है? 1,54,000 दिया है। क्या रेट है? 10%। और ऑप्शन में अपॉन 100 या 100 प्लस रेट, 100। जब आफ्टर पे कहेगा तो 100 प्लस, यानी कि 100 प्लस 10, यानी कि 1,54,000 इंटू 10/110। ठीक है ना, ये आपका 1,4, यानी कि 14,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 14,000 रुपीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। इफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, अगर बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट का, मतलब कि आप खर्चा पेमेंट ज्यादा किए हैं, पैसा कमाया, तो ओवरड्राफ्ट क्या शो करता है? ये बैंक ओवरड्राफ्ट शो करता है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स इज रिजल्ट्स ऑफ पोजीशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। जब हम बुक्स क्लोज करते हैं ना, तब हम ट्रेडिंग पीए बनाते हैं, तो ये क्लोजिंग एंट्रीज का रिजल्ट्स होता है। हु विल सर्टिफाई एंड रजिस्टर सप्लायर्स गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस? सेक्रेटरी फिनांस, ठीक है, फिनांस मिनिस्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, यही होगा। Which of the following acts does not deal the recovery of dues either by financial or non-financial creditor? हम लोग आगे इंसॉल्वेंसी एक्ट्स में, ठीक है, यहां बात करेंगे। तो रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल, नहीं, ये नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं होगा, ये होगा इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 होगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड, यानी जब क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाएंगे तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाने से ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा, तो नेट प्रॉफिट भी क्या होगा? घट जाएगा। खोजिए आंसर। बोथ प्रॉफिट और असेट्स भी कम हो जाएगा। तो करेंट, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का है, आप 80,000 दिखा रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, और क्रेडिट साइड में जब कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट भी क्या आएगा? कम आएगा। तो पहला, प्रॉफिट रिड्यूस होगा। दूसरा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है? करेंट एसेट्स है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब असेट्स में जाएंगे तो स्टॉक कम वैल्यू पे दिखाएगा, यानी कि प्रॉफिट और करंट दोनों क्या होंगे? आपके कम होंगे। आगे, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिक्सिंग डीड रेंट इज लैंडलॉर्ड
ये डेड रेंट वहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करिएगा, डेड रेंट इज, ठीक है ना। आगे आइए, लैंडलॉर्ड नॉट, देखिए जो लैंडलॉर्ड होता है ना, अगर मैं उस लैंडलॉर्ड की बात करूं तो लैंडलॉर्ड क्या लेता है इसकी बात देखिए क्या है। लैंडलॉर्ड जो ओनर है, ए ने बी का एसेट्स लेके यूज कर रहा है, ए को उस एसेट्स के यूज के बदले में कुछ क्या देगा, लैंडलॉर्ड को क्या मिलेगा, मिनिमम रेंट या रॉयल्टी, क्या लेगा लैंडलॉर्ड, जो दोनों में से ज्यादा होगा। और डेड रेंट मतलब मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट का है दूसरा नाम डेड रेंट है। खोजिए क्या कह रहा है, लैंडलॉर्ड नॉट गेट मोर देन सर्टेन अमाउंट, नहीं लैंडलॉर्ड अगर मिनिमम, अगर रॉयल्टी ज्यादा होगा ना डेड रेंट से तो वो क्या लेगा, रॉयल्टी लेगा। तो कह रहा है कि तो ये गलत है आपका, लैंडलॉर्ड रिसीव मिनिमम अमाउंट इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, नहीं एक मिनट रुकिएगा, जस्ट मिनट, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने में गलती हो रही है, फिर से पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग डेड रेंट, डेड रेंट फिक्स करने का मतलब क्या है, यहां पे आइए फिर से बात करता हूं। लैंडलॉर्ड क्या लेगा, मिनिमम रेंट या रॉयल्टी जो दोनों में ज्यादा होगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, जो दोनों में ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा होगा तो मिनिमम लेगा, अगर रॉयल्टी ज्यादा होगा तो रॉयल्टी लेगा। अब पढ़िए, लैंडलॉर्ड नॉट गेट मोर देन द सर्टेन, नहीं लेगा, जो ज्यादा होगा वो लेगा, ठीक है, ये होगा। लैंडलॉर्ड रिसीव मिनिमम अमाउंट्स इन केस ऑफ लोहा, अगर आउटपुट कम होगा, रॉयल्टी कम होगा तो लैंडलॉर्ड डेड रेंट होगा, ये भी सही होगा, ये ए एंड बी आंसर होगा। द डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर इज चार्ज, डेप्रिसिएशन किस पे होता है, कैश प्राइस पे, किस पे, कैश प्राइस पे। ऑन सीजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर द बैलेंस इन द असेट्स अकाउंट, जब हायर सिस्टम में परचेजर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता है तो वेंडर एसेट्स को वापस लेके सीज कर लेता है, अपने पास ले लेता है। और जब वो अकाउंटिंग करता है तो जो बैलेंस आता है ना एसेट्स अकाउंट्स का, उसको वेंडर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता है। क्यों, जब आप एसेट्स खरीदते हैं ना हायर पर सिस्टम में तो क्या एंट्री पास करते हैं, जब एसेट्स खरीदते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट्स, क्या पास करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट। ये एंट्री तब करते हैं आप जब आप हायर परचेज सिस्टम पे कोई एसेट्स खरीदते हैं। अब खत्म हो गया सब कुछ, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, एसेट्स वापस देना है, तो अकाउंट्स क्लोज करने के लिए यही एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, हायर वेंडर डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये तो ये हायर वेंडर को डेबिट किया जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, यानी क्या होगा, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन प्राइमरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर, अगर हम प्राइमरी जर्नल या कैश बुक को रिकॉर्ड न करें तो वो एरर्स ऑफ ओमिशन कहलाता है। ये है एरर्स ऑफ ओमिशन, जहां अकाउंटेंट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना भूल जाता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल रिकॉर्ड करता है बट कॉन्सेप्ट नॉलेज नो होने चलते में डेबिट कुछ करना चाहिए, डेबिट कुछ करता है। एरर कमीशन एंट्री सही करता है, अमाउंट्स को कम या ज्यादा लिख देता है। कंपनसेटिंग, जहां एक साथ ज्यादा एरर्स होते हैं, एक साथ एक से ज्यादा एरर्स होंगे, एक एरर्स में जितना कम होगा दूसरे में उतना ज्यादा होगा, या दूसरे में जितना ज्यादा होगा एक में क्या होगा, कम होगा। In which of following methods of depreciation the amounts of depreciation does not remain constant for a year? कौन से मेथड्स में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम नहीं होता है? एन्युटी मेथड में हर साल सेम होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम होता है, डेप्रिसिएशन फ्रॉम होता है, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल घटता जाता है, कम होता जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम लेजर इज कॉल्ड, अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स करना और क्लासिफाइंग करना, इट्स कॉल्ड बुक कीपिंग। हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं, जानते हैं, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स, जहां बुक कीपिंग एंड होता है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो जर्नल और लेजर इज अ प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बुक कीपिंग कहते हैं। इन जर्नल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल बेसिस, पहला ही होगा, एक ऑर्डर्स में रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज, सीरियल वाइज में। Which of following errors is not disclosed by, कौन सा एरर्स ट्रायल बैलेंस से पता नहीं, एंड ट्रायल बैलेंस बनाया गया बट एरर्स
छुप गया, नहीं पता चला, तो कंपनसेटिंग एरर भी ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चलेगा, छुप जाएगा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल भी पता नहीं चलेगा। ये सारे एरर्स ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड को अफेक्ट करते हैं, डेबिट को भी और इन एरर्स के होने पर भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर्स ऑफ ओमिशन भी होने से ट्रायल बैलेंस, यानी ये सब ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे। 1 रुपी करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर, 1 रुपए का नोट छोड़ के सारा नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, बट 1 रुपए का नोट फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया करता है, यानी फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का साइन होता है 1 रुपए के नोट्स पे। द टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर, अडायर का मतलब सुनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड अडायर विच मींस लिसन, विच मींस हियर, सुनना होता है, ठीक है। पेरियोडिकल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच, पेरियोडिकल क्या होता है, जब एक टाइम पे, टाइम बीइंग, जैसे बुक्स 31 मार्च आ गया, बुक्स क्लोज हो गया, पूरे साल भर ऑडिट नहीं हुआ, बुक्स क्लोज जब हुआ तब ऑडिट हुआ, इट्स कॉल्ड पेरियोडिकल ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट, जब पूरे साल भर ऑडिट चलेगा तो वो कंटिन्यूअस ऑडिट कहलाएगा। क्या है पढ़िए, ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट, यही आंसर होगा। सैलरी रिसीव बाय एन एग्रीकल्चर फॉर्म बने, इनकम टैक्स में है, हमारा एग्रीकल्चर का काम है, मैं एग्रीकल्चर करता हूं, फसल उगाता हूं, सब करता हूं, मैंने एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया है फार्म हाउस को मेंटेन करने के लिए। फार्म हाउस, एग्रीकल्चर फार्म हाउस भी जहां हमारा बीज, खाद, ट्रैक्टर, टाली सब रखे जाते हैं, वहां एक मैनेजर रखा, उस मैनेजर को मिलने वाली सैलरी, उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं, उसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो कैपिटल गेन भी नहीं, एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं, उसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, टैक्सेबल होगा वो इनकम, क्योंकि वह तो कुछ एग्रीकल्चर कर नहीं रहा है, जो एग्रीकल्चर कर रहा है उसके लिए वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी ना। डिडक्शंस फ्रॉम इंटरेस्ट, एटीटीटीए क्या है, जो आपका सेविंग अकाउंट बैंक में खुलता है ना, उस सेविंग अकाउंट पे जो आपको ब्याज मिलता है वो 10,000 रुपए तक का ब्याज अंडर टीटीए में एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड है और किसी अकाउंट रिलेटेड नहीं। रेकरिंग पे नहीं मिलता है एटीटीए का, सेविंग बैंक अकाउंट पे कितने तक का, 10,000 रुपए तक। कितने तक का मिलता है, यहां पे ₹10,000 तक का ब्याज एग्जेम्प्ट डिडक्शंस मिलता है से एटीटीए में। क्लबिंग ऑफ इनकम इज, जब दूसरे की इनकम, बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं कि वो सोचते हैं यार बुक्स ईयर क्लोज होने वाला, बहुत इनकम हुआ, जानबूझ के अपनी इनकम को किसी और के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, बांटते हैं। अगर प्रूफ हो गया कि आपने टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम किसी और ट्रांसफर किया है, तो फिर उनकी इनकम आपकी इनकम में जोड़ दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं मेरा 4 बस चलता है, मैंने अपने भाई से कहा भाई 2 बस तुम चलवाओ, तुम इनकम ले लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 बस में 2 इनकम मैं ले रहा हूं, 2 भाई, लेकिन बस तो मेरे नाम से है ना, भले वो भाई चलवा रहा, क्या हो, तो भाई इनकम पा रहा है, खर्च कर रहा है, लेकिन वो इनकम मेरी मानी जाएगी, वो मेरे भाई के बुक्स में ऐड नहीं होगी, वो मेरे बुक्स में ऐड होगी। तो एडिशनल इनकम ऑफ 2 पार्टनर्स नहीं, टोटल इनकम ऑफ वेल्थ नहीं, इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन एसएससी इनकम। देखिए जब दूसरे की इनकम आप इनकम में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। सेक्शन रिलेटेड क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड कौन, 60 से 64, ठीक है ना। क्लबिंग ऑफ इनकम हुई जब दूसरे की इनकम आपकी इनकम जोड़ जाए तो क्लबिंग ऑफ इनकम कहलाता है। Which of following is not recorded in current assets? Debtor is current assets, cash is current assets, stock is current, but goodwill is fixed assets and intangible. Fixed assets are 2 types, tangible and intangible. Goodwill is intangible fixed assets. Position of a transaction means that written in 2 aspects, written in debit side of related account, credit side, written an appropriate side of 2 accounts, right? ये है ट्रांजेक्शन मीन्स, जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एप्रोप्रिएट 2 अकाउंट लिखा जाता है। ये था हमारा सैंपल पेपर नंबर 7। कैसा लगा? शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक क्या है आपका जो एग्जाम हुआ है 5 जनवरी 25 में, उसके क्वेश्चन से, और मैंने अपने क्वेश्चन ऐड। और थोड़ा सा अगर मैं आपको बात करूं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे मैं आंसर्स को लेकर बहुत अलर्ट रहता हूं, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो, जैसे एक क्वेश्चन आयोग ने गलत बताया था, मैंने उसको अपने तरफ से बताया। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या और चाहते हैं आप इस एग्जाम से रिलेटेड, उसको भी मेंशन करिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। फिर
कल एक नए वीडियो के साथ जुड़ता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।